दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो है हमारी जो भारत की नदियां हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो आज हम देखेंगे खासकर पहली जो हमारी नदी रहेगी गंगा नदी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि नदियाँ क्या होती हैं या फिर नदियों का जो पूरा अपवाह तंत्र होता है ना, वो क्या होता है। तो थोड़ी हम बेसिक चीज़ें इसकी देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। तो दोस्तों सबसे पहले नदी की परिभाषा क्या होती है ना, नदी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब जल या फिर पानी एक निश्चित दिशा में बहता है, ठीक है, तो उसे ही हम नदी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी का एक निश्चित दिशा में बहना नदी कहलाता है, ठीक है। पानी जब एक निश्चित दिशा में बहती है, निश्चित डायरेक्शन में बहती है, तो उसे हम नदी बोलते हैं। एक साधारण सी परिभाषा है नदी की, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक नदी होती है, उसकी कई बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप यहाँ पे मैप बताया है, ये गंगा नदी है, ये ब्लैक से जो मैंने बताया, ठीक है, और उसकी बहुत सारी आपको सहायक नदी दिख रही हैं। तो ये इस पूरे जो आपको ये पूरा एक डायग्राम दिख रहा है, इस पूरी को बोलेंगे हम अपवाह तंत्र, ठीक है। तो एक नदी व उसकी संपूर्ण सहायक नदी के तंत्र को अपवाह तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अपवाह तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक नदी व उसकी सभी सहायक नदी के तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया नदी क्या होती है, ठीक है। जब जल या फिर पानी एक किसी डायरेक्शन में बहता है तो उसे हम नदी बोलते हैं, ठीक है। और अपवाह तंत्र क्या होता है, देखिए जैसे ये नदी है मान लीजिए, ठीक है, इसे हमने बोल दिया नदी। ये पानी बह रहा है, बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है, एक डायरेक्शन में बह रहा है, इसे हमने कह दिया नदी, ठीक है। और अब इसी के साथ बहुत सारी नदियाँ आकर मिल रही हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिल गई। तो इन नदियों को क्या बोला जाता है, सहायक नदी। इनको क्या बोला जाता है, सहायक नदी, ठीक है। और ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं नदी तंत्र या फिर नदी बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं भारत में नदियों को हम कितने प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। भारत में नदियों का विभाजन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक उनके मुहानों के अकॉर्डिंग, ठीक है, मुहानों के अकॉर्डिंग, ठीक है, दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। और एक हो सकता है उसकी स्थलाकृति, मतलब जहाँ से वो निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नदियाँ, ठीक है। दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक उसके मुहानों के अकॉर्डिंग और एक उसके स्थल भाग या फिर जहाँ से वो निकलती हैं, ठीक है। उद्गम लिख लीजिए आप, स्थल उद्गम, ठीक है। दो प्रकार से हम नदियों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब मुहाना मतलब क्या होता है, किसी नदी का मुहाना जहाँ वो नदी जाकर गिरती है। जैसे हमारी भारत की नदियाँ मुख्यतः दो जगह गिरती हैं, एक या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो मुहानों की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक अरब सागर, ठीक है, और एक होता है BOB लिख रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, सीधे लिख देता हूँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मुहानों के अकॉर्डिंग हम दो प्रकार से नदियों को समझ सकते हैं। एक नदियाँ वो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ नदियाँ यहाँ गिरती हैं, कुछ नदियाँ यहाँ गिरती हैं, ठीक है। तो कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। इसके बाद उद्गम स्थान या फिर स्थल के अकॉर्डिंग कैसे हम समझ सकते हैं। तो एक तो वो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, एक वो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। और दूसरी नदियाँ वो है दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। दूसरी नदियाँ कौन सी हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत मतलब आप समझ रहे हैं ना, देखिए ये हमारा भारत है, ये जो आप पूरा साउथ वाला पार्ट देखते हैं, ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना। ये हमने पढ़ चुका है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ की जो भी नदियाँ हैं, या तो यहाँ की नदियाँ होंगी या फिर ऊपर हिमालय की नदियाँ होंगी, ठीक है। तो वही हमें पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, नदियों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो मुहानों के अकॉर्डिंग और एक स्थल भाग या फिर उसके उद्गम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुहानों के अकॉर्डिंग दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं एक नदियाँ वो हैं, और एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है।
और दूसरा स्थल या फिर उद्गम के हिसाब से हम देख सकते हैं इसका, एक तो वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी वो जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं दोस्तों? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, इसके अलावा मांडवी हो गई, पेरियार हो गई। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक है, पेरियार हो गई, साबरमती हो गई, ठीक है, ये सारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं गिरती हैं अरब सागर में, मैक्सिमम नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं? गंगा, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और प्रायद्वीपीय भारत की तो बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो गई, इसके अलावा कावेरी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, ठीक है, महानदी भी लिख सकते हैं आप, महानदी हो गई। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी नदी मैंने लिख दी, इसके अलावा भी बहुत सारी नदी हैं। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गई अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हो गई मुहानों वाली बात। ठीक है, अब सेकंड हम चलते हैं स्थल भाग या उद्गम भाग। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः हमें 3 नदी देखना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों नदियों को हिमालय से ही होता है। ठीक है, हिमालय के आसपास से होता है, तो ये हिमालय वाली नदियाँ देखना है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो नदी यहाँ से निकलती हैं प्रायद्वीपीय भारत से हमारे। ठीक है, ये इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी नदी हो जाएंगी, नर्मदा, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी आ जाएगी, महानदी, ठीक है, तो बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी। तो आपने बात समझ गई किस प्रकार से हम नदियों को पढ़ सकते हैं, एक तो मुहानों के अकॉर्डिंग और एक उद्गम या फिर स्थल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मुहानों में हमने क्या देखा, एक तो ये वो जो अरब सागर में गिरती है, एक वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और उद्गम स्थल में क्या देखा हमने, जो हिमालय से निकलती हैं या फिर जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो इतनी नदियाँ हमें पढ़ना है मुख्यतः, और इस प्रकार से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक नदियों को देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहली नदी दोस्तों मैंने ली है गंगा नदी, और यहाँ पे आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उसका जो पूरा नदी तंत्र है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र वो बनाया। अब हम एक एक करके उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने गंगा नदी का यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी के बारे में सबसे पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड, गंगा से रिलेटेड और भी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ उसके हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, पहली, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, सामान्य जानकारी क्या है, पहली बात तो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये सबसे बड़ी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, 25, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब यदि दोस्तों बात करें गंगा नदी की, तो इसके हम धार्मिक की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है, इसे हम माँ बुलाते हैं। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ठीक है, चाहे वो धार्मिक बात कर लें, चाहे सामाजिक बात कर लें, सांस्कृतिक बात कर लें, हर दृष्टि से बहुत पवित्र नदी है, और इसका हमारे खासतौर पर हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो ये बात पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उद्गम दोस्तों होता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है ये। ठीक है, गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, उत्तरकाशी जिला है। ठीक है, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री, ये मैंने यहाँ पे बताया, देखिए गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। ठीक है, भागीरथी नाम से होता है, तो उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें ये गिरती कहाँ है, तो ये बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, लास्ट पश्चिम बंगाल में जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों और, तो ये कौन कौन से राज्य में बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले बहती है उत्तराखंड से निकलती है ये। ठीक है, उत्तराखंड लिख लीजिए।
उत्तराखंड के बाद दोस्तों जाती है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जाती है, यूपी जाती है, फिर जाती है बिहार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए किस किस राज्य में बहती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद जाती है झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद चली जाती है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों 5 राज्य में मुख्यतः बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो सबसे ज़्यादा बहती है यूपी में, है ना दोस्तों। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है 1140 किलोमीटर। कुल लंबाई मैंने कितनी बताई, 25-25, है ना, 25-25 इसकी कुल लंबाई है, 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बहती है यूपी में 1140 किलोमीटर और सबसे कम बहती है झारखंड में, है ना, 40 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो क्योंकि अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, थोड़ी घुमा फिरा के पूछता, तो आपको ये पूछ सकता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो आपको पता होना चाहिए यूपी में कितनी बहती है, 1140। सबसे कम कहाँ बहती है, झारखंड में 40 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई कुछ सामान्य जानकारी। इसके अलावा और दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है ना, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय नदी मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई नदी 2 या 2 से अधिक देशों में बहती है, ठीक है, या फिर 2 देशों में बहती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बहते नदी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भारत से निकलती है और बांग्लादेश में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और इसकी हम यदि सहायक नदियों की बात भी करें तो नेपाल से भी नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, कुछ तिब्बत से भी आ रही हैं, तो ये सारी आके मिलती हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी क्या होता है, जब कोई नदी 2 या 2 से अधिक देशों में बहती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी सामान्य जानकारी हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं नदी को देखते हैं कहाँ से बह रही है, किस किस राज्य में बह रही है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आप मेरे साथ भी ऐसा मैप बनाते जाइएगा एक कॉपी में, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर है, आप लिखते जाइए, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, ये मैंने बनाया है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, है ना। संतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है उत्तराखंड में जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। अब देखिए ये अलकनंदा जो नदी है, इसमें 3 नदियाँ आके बह रही है, मिल रही हैं, ठीक है, ये मैंने बनाई हैं। नंबर 1 आप ऐसे ही बनाते जाइए, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। ये 3 नदियाँ आके यहाँ पे दोस्तों मिल रही हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, हाँ, ठीक है। देखिए एक नदी मिल रही है धौली गंगा, ठीक है, ये पहली वाली जो है उसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। दूसरी है नंदाकिनी है, और तीसरी है पिंडर। ये तीनों नदियां आकर मिल रही हैं अलकनंदा से, ठीक है। देखिए धौली गंगा आई, नंदाकिनी आई और पिंडर नदी आई, ठीक है। अब धौली गंगा अलकनंदा से जहाँ मिल रही है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, है ना, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी जहाँ पे अलकनंदा से आकर मिल रही है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। और पिंडर नदी जहाँ आकर मिल रही है अलकनंदा से उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो आप ऐसे ही मैप बना दीजिए, आप एक अलकनंदा नदी बनाइए, उसमें 3 नदियों को मिला लीजिए, ठीक है। कौन कौन सी, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर, ठीक है। मैंने नाम भी बता दिया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक नदी निकल रही है केदारनाथ से, है ना, केदारनाथ से एक नदी यहाँ पे आई है और यहाँ पर मिल गई अलकनंदा में, ठीक है, जिसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी है, केदारनाथ से निकल रही है ये, और आखिर मिल गई किसमें, अलकनंदा नदी में। अलकनंदा नदी यहाँ पे आई थी, ठीक है। ये अलकनंदा में कहाँ पर मिली, रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर किससे मिलती है, अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा नदी में आकर मिलेगी कौन सी, मंदाकिनी, ठीक है, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। फिर ये आगे चलती है, ठीक है, मंदाकिनी नाम से आगे चलती है, और यहाँ से फिर एक नदी निकलती है दोस्तों गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी, ठीक है, ये भागीरथी, और आकर के मिलती है किससे, अलकनंदा से, ठीक है। और दोस्तों यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा, जब ये 2 नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो उसका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यदि हम बात करें, ठीक है, जहाँ पर ये मिलती है उसे बोला जाता है देवप्रयाग, है ना, ये आप लिख लीजिएगा, देवप्रयाग बोलते हैं इस जगह को, देव
प्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग के बाद से यहाँ से इसका नाम आ जाएगा गंगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया, अलकनंदा नदी निकली, उसमें 3 नदियाँ मिली। यहाँ से एक नदी केदारनाथ से निकली, मंदाकिनी किसमें मिली, अलकनंदा में। ठीक है, फिर यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी मिली, और जब इसमें आकर मिल गई तो यहाँ से इसका नाम सम्मिलित रूप को बोल दिया गया गंगा। ठीक है, अब गंगा नदी आगे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शहर आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश भी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, ऋषिकेश के बाद आप आगे चलेंगे तो एक शहर आता है हरिद्वार। ठीक है, वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये 2 शहर पड़ते हैं गंगा नदी के किनारे, एक ऋषिकेश है और एक हरिद्वार है। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ यह याद रखना कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद से जो गंगा नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से जो गंगा नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग मतलब देखिए, यहाँ से पूरा पर्वतीय भाग था, है ना, हिमालय का पर्वतीय भाग था, वहाँ से और नदी नीचे आई और फिर मैदानी भाग में प्रवेश कर गई। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए पर्वत श्रृंखला थी, इस प्रकार से ये मैदानी भाग में प्रवेश कर गई। ठीक है, तो हरिद्वार के बाद से गंगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस शहर के बाद या कहाँ से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हरिद्वार के बाद से मैदानी भाग में प्रवेश कर गई। अब यहाँ से एक और नदी आती है दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तराखंड से ही निकलती है, ये देखिए मैंने बनाई है यहाँ पर। ठीक है, ये आकर इलाहाबाद, जिसका अभी नाम क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज में आकर गंगा नदी से आकर मिलती है। कौन सी नदी है, यमुना, है ना, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री उत्तराखंड से ही निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, इस पर दिल्ली भी स्थित है, ये मैंने बनाया है, दिल्ली भी स्थित है इसके किनारे। ठीक है, तो ये आती है और उत्तर प्रदेश में का प्रयागराज जो शहर है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, ये मैंने बनाया है, ये गंगा से आकर मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है, अब देखिए यमुना में और भी नदी मिलती है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, एक नदी है चंबल, मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है चंबल, है ना, महू जाना पाओ से निकलती है ये, महू जाना पाओ। ठीक है, इंदौर के पास है महू जाना पाओ, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। और इटावा, यूपी का जो इटावा शहर है, यूपी के इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी, चंबल। अब देखिए चंबल की भी कुछ सहायक नदी हैं, जैसे यहाँ बनास, राजस्थान से बनास नदी निकलती है और चंबल में मिल जाती है। एक क्षिप्रा है जिसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है, वो भी चंबल से मिलती है। एक काली सिंध है, ठीक है, देवास से निकलती है, वो भी किस में मिल रही है, चंबल में मिल रही है। एक पार्वती है, ठीक है, वो भी किस में मिल रही है, चंबल। तो ये सारी चंबल की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, और यही चंबल आगे जाकर मिल जाती है इटावा में, किससे, यमुना से। और यमुना आगे जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किससे मिल जाती है, गंगा से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कहानी हो गई क्लियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, प्रयागराज प्रयागराज से आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक शहर है गाजीपुर, यूपी का। ठीक है, तो यहाँ पर एक गोमती नदी है। ठीक है, गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर के पास, यूपी के गाजीपुर के पास गोमती नदी आकर मिलती है गंगा से। ठीक है, इसके बाद फिर गंगा नदी आगे जाती है। ठीक है, और यहाँ से एक कर्मनाशा नदी है, छोटी सी नदी है कर्मनाशा नदी। ठीक है, वो चौसा बिहार है, बिहार का चौसा एक शहर है, उसके पास आकर मिलती है गंगा से। फिर गंगा नदी आगे चलती है। ठीक है, फिर गंगा नदी आगे चलती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 नदियाँ हैं, एक है शारदा, ये नेपाल की नदियाँ हैं, और एक है घाघरा। ठीक है, तो देखिए ये घाघरा जो नदी है इसी में आकर मिल जाती है शारदा, है ना। ये देखिए घाघरा नदी आई है, घाघरा नदी आकर मिलती है किसमें, गंगा में। ठीक है, और शारदा नदी मिल जाती है घाघरा में, और जब ये मिलती हैं उसके आगे जब वो चलती हैं तो उसे घाघरा नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो घाघरा नदी आकर मिल जाती है छपरा बिहार के पास गंगा में। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। एक नदी है सोन, है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। ठीक है, पटना के पास एक दीनापुर है, तो वहाँ पर मिलती है गंगा से। ठीक है, सोन नदी सीधे कहाँ मिलती है, गंगा में। ये देखिए ये मैंने बनाई है, मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ मिल रही है, गंगा में। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलती है नदी, और आगे एक और नदी निकलती है गंडक। ठीक है, गंडक रिवर आती है और मिलती है गंगा से सोनपुर के पास। ठीक है, सोनपुर बिहार में ही है, तो बिहार में बिहार सोनपुर के पास मिलती है गंगा से कौन सी, गंडक नदी।
फिर एक कोशी नदी है, कोशी नदी भागलपुर के पास आकर मिलती है किससे, कोशी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। अभी हम नदियों का हमने अध्ययन स्टार्ट किया है, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कोशी नदी आकर मिलती है गंगा में, ठीक है, भागलपुर के पास। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर आगे चलती है गंगा नदी, और एक और नदी है महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी, वो भी आकर के मिलती है किससे, गंगा से। तो ये पूरी मुख्य मुख्य नदी अब हम आगे फिनिश कर दें फिर, और हम थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दोस्तों फरक्का बैराज बांध बनाया गया है, ठीक है, फरक्का बैराज बांध बनाया गया है, क्या कहते हैं, जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसके पास, ठीक है। वहाँ से एक नदी निकलती, मतलब एक नदी काटी गई है, हुगली नदी, ठीक है, ये गंगा का ही भाग है, इसको हुगली नाम से जाना जाता है, ठीक है, हुगली नदी, ये हुगली नदी निकाली गई है, ठीक है। यहाँ से एक हुगली नदी निकाली गई है, ठीक है, एंड में जाके कलकत्ता जो पोर्ट है इसी में है, हुगली नदी में ही है, ठीक है। और हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी झारखंड से निकलती है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी में बहती है ये भी, और ये हुगली में आकर मिलती है, ठीक है। और यहाँ से पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, ठीक है। और यहाँ से एक नदी आती है बांग्लादेश में, जब आती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जब आपस में मिलती हैं तो आगे इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। यहाँ मैं बांग्लादेश वाला फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए जब गंगा नदी, यहाँ पे एक फरक्का बैराज बांध बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से एक उसकी वितरिका निकाली गई है हुगली नदी, ठीक है। इस बैराज की सहायता से एक वितरिका निकाली गई है हुगली नदी के नाम से, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो हुगली नदी इसी पे कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, ठीक है। हुगली नदी पे कौन सी नदी मिलती है, दामोदर नदी, ठीक है। और एक नदी निकल जाती है गंगा वाली, ठीक है, आगे पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी पद्मा में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदी मिलती हैं और आगे जाती हैं तो इन्हें सम्मिलित रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा हमारा गंगा नदी तंत्र, ठीक है, जिसमें ये आ जाता है सहायक नदी। अब देखिए ये जो है नदियाँ हैं, ये लेफ्ट सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, और ये राइट सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज। देखिए गंगा नदी का डायरेक्शन ये है ना, गंगा नदी का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। अब आप यदि इस साइड खड़े होंगे तो इस साइड वाली नदियाँ कौन सी हुई, लेफ्ट हुई, और इस साइड वाली कौन सी हुई, राइट हुई, ठीक है। तो ये नीचे वाली है राइट और ऊपर वाली है लेफ्ट, ये भी आपको याद रखना है। लेफ्ट में कौन कौन सी नदियाँ, ये आपको याद रखना है। राइट में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों हमारी गंगा नदी के बारे में, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में महत्वपूर्ण नदी, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी नदी कहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके आप मेरे साथ यदि आप ये पूरा डायग्राम ऐसा बना लेंगे तो चीज़ें आपको समझ आएंगी। यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, है ना। आपने यदि मेरे साथ बनाया होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब देखिए गंगा की पवित्रता का कारण देखते हैं। हम अक्सर गंगा को बोलते हैं पवित्र नदी बोलते हैं ना, पवित्र नदी। गंगा को हम पवित्र नदी माँ मानते हैं और पवित्र नदी बोलते हैं। तो इसकी पवित्रता का आखिर कारण क्या है? तो दोस्तों इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है। ऐसा नहीं है कि हम माँ बोलते हैं तो ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार, वो तो है ही पौराणिक कथाएं, लेकिन इसकी कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है, ठीक है। तो यदि हम बात करें गंगा नदी की, ठीक है, तो अन्य नदियों के मुकाबले में, ठीक है, इसमें 25% अधिक ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना। तो अन्य नदियों के मुकाबले जो गंगा नदी है इसके पानी में 25% अधिक ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है। O2 25% अधिक है, ये बात आपको याद रखना। पवित्रता का कारण एक ये हो गया, ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण दोस्तों क्या है, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज,
इसमें एक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों, बैक्टीरियोफेज नाम का, ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम का। और एक और बैक्टीरिया पाया जाता है फैकल कॉलीफॉर्म, ठीक है। देखिए दो बैक्टीरिया पाया जाता है, एक पाया जाता है बैक्टीरियोफेरस, ठीक है, और एक पाया जाता है फैकल कॉलीफॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों जो ये फैकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बहुत ही घातक होता है, ये प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। जो फैकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ये प्रदूषण फैलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ये बैक्टीरियोफेरस पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेरस बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, यह फैकल कॉलीफॉर्म को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेरस जो बैक्टीरिया होता है वो फैकल कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको मार देता है, ठीक है। तो ये दो कारण हैं दोस्तों गंगा की पवित्रता के मेन जो कारण माने जाते हैं, ठीक है। परंतु कुछ समस्या भी है दोस्तों, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा समस्या भी है। समस्या क्या है, ठीक है, समस्या भी हम देख लेते हैं। इसकी हम समस्या भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए समस्या क्या है दोस्तों, दिन ब दिन जो गंगा है हमारी, इसमें जो ये मैंने आपको बताया 25 दूसरी नदियों के मुकाबले 25% अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। तो दिन ब दिन ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। कारण क्या है, प्रदूषण, है ना। आपको पता होगा लोग कचरा फेंक देते हैं, उसमें नहाते हैं, है ना, वाराणसी वगैरह में तो लाश ही सीधे फेंक देते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ये कारण हैं, ठीक है, जिससे गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रदूषण बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होते जा रही है। इसके अलावा जो ये फैकल कॉलीफॉर्म वगैरह जो बैक्टीरिया ये भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। ये फैकल कॉलीफॉर्म है दोस्तों, जो ये बैक्टीरिया है ना, फैकल कॉलीफॉर्म, फैकल कॉलीफॉर्म, ये बैक्टीरिया दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि 100 ml वाटर में 100 ml वाटर में इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, ठीक है। 100 ml वाटर में इसकी 500 संख्या होनी चाहिए। परंतु वर्तमान में दोस्तों 100 ml वाटर में इसकी संख्या कितनी है, 60,000। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी गंगा है उसका नदी का पानी कितना ज़्यादा प्रदूषित है। मैंने अभी बताया कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये प्रदूषण फैलाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 ml में इसकी 500 संख्या होनी चाहिए, जबकि है कितनी, 60,000। तो गंगा नदी का पानी कितना ज़्यादा प्रदूषित है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लगभग हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट, अब देखिए सरकार की तरफ से भी दोस्तों कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए। अभी तो एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था मोदी सरकार ने गंगा स्वच्छता को लेकर। अब पता नहीं कितनी स्वच्छ हुई है गंगा या नहीं हुई है, या फिर आगे चलकर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं इसकी स्वच्छता को लेकर, ठीक है। एक है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान लाया गया, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था, 1986 में, ठीक है, 1986 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, ठीक है। इसके बाद एक है नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये चलाया गया था दोस्तों 2014 में, ठीक है। एक है गंगा स्मार्ट सिटी प्लान, गंगा स्मार्ट सिटी प्लान, ये कब चलाया गया था, 2016 में। तो ये दोस्तों कुछ योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा गंगा की स्वच्छता और के लिए चलाई गई। जैसे गंगा एक्शन प्लान 1986 में चलाया गया था, नमामि गंगे 2014 में चलाया गया था, गंगा स्मार्ट सिटी प्लान 2016 में चलाया गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी के बारे में, इससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें बात कर ली हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कोई चीज़ इसमें छूटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो या फिर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।